जो है डिलीवरी भी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.2% इक्विटी जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। और अगर बड़े दिग्गज डीआई प्लेयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड आपको ऑफकोर्स करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, मिराई म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। हमने चैनल चेक्स भी किया कि पता चला कि न्यूवोका विस्तार जो ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा इनका काम आता है, वहाँ पे अप्रैल महीने में जो है 15 रुपये प्रति बैग मंथ ऑन मंथ बढ़ा है और 9 रुपये प्रति बैग सिक्वेंशियल यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी भरा है। तो ऑफकोर्स इसमें फंडामेंटल ट्रिगर्स भी आ रहा है और बाइंग भी देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशन से। तो न्यूवोको विस्टार आपका चौथा स्टॉक रहेगा फोकस में। और आखिरी स्टॉक जहाँ पे स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन दिन के ट्रेड में देखने मिला वो है बंधन बैंक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। सीएस घोष जो उनके एमडी सीईओ हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषणा कर दी जब उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ है। और आगे जाते हुए जो अपने ग्रुप लेवल है वहाँ पे उनका एक स्ट्रैटेजिक रोल देखने मिलेगा। अब जो है बाजार को जो है ऑफकोर्स एक डाउनग्रेड्स भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से देखने मिला, तो उसके कारण भी स्टॉक में गिरावट आया। और ओवरऑल जो है बोर्ड की बात थी कि वो रीअपॉइंटमेंट नवंबर 2023 को हुए थे अगले 3 साल के लिए, तो वो कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ और आरबीआई के साथ बातचीत चल रही थी। अब रूल्स के हिसाब से क्या होगा कि अगले 3 महीने में बैंक को जो है 3 नाम देने होंगे आरबीआई को जो सीईओ के कैंडिडेट रहेंगे। तो ऑफकोर्स एक नया मैनेजमेंट आएगा और इनका सीएस घोष का जो रोल है वो अब ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। बट उसके कारण जो है बाजार ने जो है नेगेटिवली उसको लिया, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिला। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आज हमारे 5 के पंच के लिस्ट में आते हैं। और रिलायंस कैप के लिए आईआईएचएल रिजोल्यूशन प्लान को लेकर आईआरडीएआई चिंतित है। इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह से। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी के द्वारा कुछ चिंता जाहिर की गई है। जो एक्विजिशन प्लान है हिंदुजा ग्रुप का आईआईएचएल के जरिए रिलायंस कैपिटल को अधिग्रहण करने का, जो डेट रिजोल्यूशन प्लान के जरिए जो बोली लगाई थी 9,600 करोड़ की, जिसको मंजूरी आरबीआई की तो मिल गई, लेकिन रेगुलेटर आईआरडी के द्वारा चिंता जाहिर की गई है कि 2 फ्रंट पे एक सबसे बड़ी चिंता जो है वो फंडिंग स्ट्रेटजी, इस एक्विजिशन को पूरा करने के लिए जो 70% तक कर्ज जुटाया जाएगा, तो वो इंश्योरेंस कारोबार के नज़रिए से पॉलिसी होल्डर्स के फ़ायदे में नहीं है, पॉलिसी होल्डर्स के हितों में नहीं है, ये रेगुलेटर का मानना है। और दूसरी जो चिंता है वो है एफडीआई लिमिट का ब्रीच होने की, एफडीआई लिमिट को पार होने की, क्योंकि मौजूदा नियम जो एफडीआई के है वो 74% ही एफडीआई निवेश को मंजूरी देते हैं। लेकिन जो आईआईएचएल का स्ट्रक्चर है जो रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करेगा, तो उसके बाद ये 74% की लिमिट पार हो जाएगी और ये जो है सीमा 100% तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर रेगुलेटर को चिंता है इन 2 मुद्दों पे। और जो रिलायंस कैपिटल की अगर हम बात करें तो रिलायंस कैपिटल की पूरी 100% हिस्सेदारी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उनकी हिस्सेदारी है वो 51% है। तो इन मुद्दों पर रेगुलेटर के द्वारा चिंता जताई गई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों बड़े इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और डीमैट खातों की सुपर रफ्तार भी जारी है। पूरा रिसर्च लेकर शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, बीएसई मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ के पार चला गया, क्या खास रिसर्च लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, आज एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है। बीएसई के जितने भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका मार्केट कैप 400 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऑफ कोर्स हमने देखा दिन के ट्रेड में निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों ही मेजर इंडिसेस में जो है अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को भी टच किया। अब देखा जाए तो अप्रैल 2024 में जो है आज जो आप कह सकते हैं 400 लाख करोड़ का आंकड़ा पास हुआ है, लेकिन जिस तरह ये बढ़ी है वो मैं बताता हूँ। मार्च 2014 में पहली बार 100 लाख करोड़ का आंकड़ा आया था, उसके बाद 7 साल का समय लगा। फरवरी 2021 में 200 लाख करोड़ का जो है आंकड़ा देखने मिला, लेकिन उसके बाद 7 साल के जर्नी के बाद सिर्फ आप कह सकते हैं 2 साल में जुलाई 2023 में ये आंकड़ा 300 लाख करोड़ जो है पार किया, यानी कि टोटल बीएसई कंपनीज़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को। लेकिन अब जो है जंप आ रहा है 1 साल से भी कम, यानी कि लगभग 9 महीने में जो है ये हमें पूरी जंप देखने मिली। जुलाई 2023 से लेके अप्रैल 2024 यानी आज के डेट तक जो है सबसे ज़्यादा 100 लाख करोड़ की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड हुई है बीएसई में। लेकिन सवाल उठता है कि लास्ट टाइम जिस टाइम जो टच किया था 300 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तब से लेके अब तक
कौन से वो अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी स्टॉक मूवमेंट देखने मिली है। यहाँ पे अगर इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे डिफेंसिव्स नाम आते हैं, PSUs आते हैं, कुछ ज्वेलरी स्टॉक भी आते हैं, और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो IRFC लगभग 4.5 गुना रिटर्न्स दिया इन्वेस्टर्स को। वही कोचिन शिपयार्ड, हुडको, NBCC जैसे स्टॉक्स में 240 से 300% तक का रिटर्न्स जो है देखने मिला है। अब ये सिर्फ 9 महीने में हमें जो है ओवरऑल देखने मिला है। इसके अलावा SGVN, MRPL में भी जो है 200% से ज़्यादा का रिटर्न निवेशकों को मिला है। और इस लिस्ट में शामिल होती है टाटा ग्रुप की भी कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लगभग 205% का इजाफा आया है। और आखिरी में जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में भी 195% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिला है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो मार्केट्स ने जो है कॉन्कर किया है। जी शरद, इसके अलावा डीमैट खातों में भी रिकॉर्ड रफ्तार जारी है। मार्च में डीमैट खातों के कैसे आंकड़े रहे? जी बिल्कुल, एक अहम डीमैट अकाउंट एडिशंस और टोटल डीमैट का आंकड़ा आया है मार्च के अपडेट में। पहली बार जो टोटल डीमैट अकाउंट्स है भारत में वो 15 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने जो है पार किया है। और ऑफ कोर्स देखा जाए तो रिटेल मार्केट में तो इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट ऐड होते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। और ऑफ कोर्स लगातार दूसरा स्ट्रेट मंथ है जहाँ पे जो इंक्रीमेंटल डिमांड है उसमें गिरावट आई है। फरवरी और मार्च के महीने में हमने बाज़ार में वॉलेटिलिटी भी देखा, ऑफ कोर्स थोड़ी करेक्शन हुई, फिर वापस से पुल बैक आया, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इंक्रीमेंटल नए डीमैट अकाउंट का उस पर वो इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट एडिशन अगर मार्च को कंपेयर करें तो 28% की गिरावट आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। लेकिन वही अगर हम टोटल डीमैट की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ अभी भी देखने मिल रहा है। मार्च के आंकड़ों में 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। हालांकि जो मंथ ऑन मंथ गेन होती है वो अब धीरे धीरे कम हुई जा रही है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ देखने मिला है। अगर हम फरवरी से कंपेयर करें तो सिर्फ लगभग 2% का ग्रोथ देखने मिला है। बट ओवरऑल मिले जुले अपडेट्स आ रहे हैं डीमैट का डेटा लेके, बट सेंटिमेंट भी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, क्योंकि आज के दिन के ट्रेड में भी जो है हमने देखा कि आपके ब्रॉडर इंडिसेस में भी अच्छी जो है मूवमेंट आई। लेकिन जो निफ्टी है, निफ्टी बैंक है और सेंसेक्स है, इन तीनों बेंचमार्क इंडिसेस जो है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किया। एंड ऑफ कोर्स BSE की जो लिस्टेड कंपनी है पहली बार 400 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किए। तो ओवरऑल डीमैट अकाउंट एडिशंस और डीमैट की जो टोटल इंक्रीमेंटल एडिशंस है ये सब मिला के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अप्रैल के महीने में ये किस और जाता है, स्पेशली इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट एडिशन का डेटा पे। और पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि नई सरकार पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत कर सकती है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार पावर सेक्टर के लिए एक नए रिफॉर्म पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है और सरकार के शुरुआती 100 दिन के एजेंडे में ये शामिल रह सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म होगा खासकर डिस्कॉम्स के ऊपर आधारित होगा, ताकि डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद मिले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि नए प्रस्ताव के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर के स्कीम्स हैं उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट की राशि है उसको बढ़ाई जा सकती है, और वैसे डिस्कॉम्स जो कि जो अलग अलग पैरामीटर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उस पर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उन्हें अतिरिक्त फाइनेंशियल सपोर्ट का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत जो ओवरऑल राशि है जो कि इस वक्त करीब 3 लाख करोड़ रुपए है उसको बढ़ाकर 4 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकार फाइनेंशियल पैकेज में बढ़ोतरी करेगी। जो पैरामीटर्स है जिस पर डिस्कम्स को बेहतर काम करना है उसमें AT&C लॉसेस में कमी लाना, स्मार्ट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन, इसके अलावा जो लेगेसी ड्यूज़ है उसको पेमेंट करने की ट्रैजेक्टरी क्या है, ओवरऑल बिलिंग कलेक्शन क्या है, ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर डिस्कम्स को बेहतर परफॉर्म करना है। और इन परफॉर्मेंस के आधार पर जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है उसमें सरकार बढ़ोतरी करेगी। जो टारगेट है, जो ऊर्जा मंत्रालय ने टारगेट रखा है उसके हिसाब से 2025 तक पैन इंडिया जो AT&C लॉसेस है उसको घटाकर 12% करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नए स्कीम पर काम कर रही है। और बुलेटिन में अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद सोने चांदी की रैली पर बात करेंगे।
in association with State Bank of India, the banker to every Indian. स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। मुझे बिजनेस करंट अकाउंट के साथ इंस्टेंटली मिला पीओएस और क्यूआर कोड। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के प्री अप्रूव्ड लोन मिल गया। यस, आई हैव अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर फॉर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की। तो सोने चांदी में लगातार रिकॉर्ड तेजी दिख रही है। क्या है वजह और आगे के लिए ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। जी विश्व मोहन, बताएं। देखिए, लगातार ये रैली चल रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कई बार सोने ने नया हाई बनाया, चांदी भी अब नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आज 71,000 के ऊपर एमसीएक्स पर सोना और 82,000 रुपये के ऊपर चांदी एमसीएक्स पर चली जा चुकी है। अगर फरवरी के निचले स्तरों से देखें तो सोने में करीब 10,000 रुपये की तेज़ी और चांदी करीब 12,000 रुपये महंगी हो चुकी है। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी है। जो बड़ी वजह है उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से बढ़े हैं, खास करके इजराइल और ईरान को लेकर तनाव बढ़े हैं, साथ ही पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़े हैं, उससे सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद हो रही है। चाइना में अभी नई बाइंग की जो रिपोर्ट आ रही है उससे भी सपोर्ट बाजार को मिला है। अभी भी हेज फंड्स और ईटीएफ की बाइंग उस तरह की नहीं आ रही है, तो आगे और भी तेज़ी की संभावना यहाँ पर एक्सपर्ट्स को दिख रही है। हमने एक बोल भी किया था, क्या सोना 75,000 रुपये तक कब जा सकता है? तो कई सारे ऐसे ब्रोकर्स थे जिनको लगता है कि 3 से 4 महीने में ही सोना 75,000 रुपये तक जा सकता है। वहीं चांदी में हमने कई ब्रोकरेज हाउसेस से पूछा था कि चांदी 1 लाख रुपए तक कब तक हो सकती है, तो यहाँ पर भी वही व्यू था। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी थे जिनको 3-4 महीने, कुछ साल अंत तक कह रहे हैं। हालांकि कुछ ब्रोकर्स का व्यू 2025 अंत तक का भी है। उनको लगता है कि चांदी 1 लाख रुपए के पार भी जा सकती है। तो इस तरह के व्यू बन रहे हैं, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही सलाह दे रहे हैं कि इस तरह की तेज़ी में, सरप्राइज रैली में आपको नई खरीदारी से बचना चाहिए, गिरावट का वेट ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद विश्व मोहन। बढ़ते हैं आगे। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पीएम समेत दूसरी पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैलियां रफ्तार पकड़ रही है। सबसे पहले पीएम मोदी की रैली से शुरुआत करते हैं। तो पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा को संबोधित किया। विजय संकल्प रैली में उनके निशाने पर कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन रही। भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को लगता था कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ है। मैंने कांग्रेस का लाइसेंस ही बंद कर दिया, इसलिए मोदी उनके निशाने पर है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। पीएम मोदी कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल और सिवनी में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस को कई बार नकारा है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे? यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। और फिक्की के फाउंडेशन डे के मौके पर पूर्व प्रेसिडेंट को सम्मान दिया गया। इस मौके पर फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट स्वर्गीय शांति प्रसाद जैन को भी सम्मानित किया गया। शांति प्रसाद जैन बीसीसीएल के चेयरमैन थे। टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने यह सम्मान प्राप्त किया। My family joins me in thanking FICCI for honoring my grandfather, late Shanti Prasad Jain. We all are keepers of his legacy because it is he who laid the foundations for what Bennett Coleman has become today. We are also guided by his vision and values. As a young child, I had the privilege of sitting with my grandfather and observing how well and sensitively he dealt with people and leaders from various domains. In fact, he was not just sensitive to people, but also to all living beings, including plants. I can still remember when at the age of around 9, I was in the garden late one evening and was touching some plants. He told me not to touch them as they are sleeping, and we should not be cruel towards plants and disturb them. Those words have stayed with me till today. I thank FICCI once again for this great initiative and pay my respects to all the pillars of Indian industry who are felicitated here today. I look forward to FICCI's centenary a few years away. India's time is now, and all of us are uniquely positioned to help transform India into a developed country in the very near future. My best wishes to FICCI and Indian industry. Thank you. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।